इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मॉडर्न वर्कप्लेस डायनामिक्स यानी आधुनिक कार्यस्थल की गतिशीलता को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि कैसे अलग-अलग संगठन इस पूरी डाइवर्सिटी या विविधता को संभालते हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये किसी भी वर्कप्लेस की पूरी नींव को कैसे प्रभावित करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज जिन अहम टॉपिक्स को कवर किया जाएगा वे हैं कार्यस्थल पर विविधता, इसके असली फायदे और इसमें आने वाली चुनौतियां। इसके बाद हम सेक्स और जेंडर के बीच के बारीक अंतर को समझेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पर बात करेंगे और अंत में एक बेहद गंभीर विषय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भी निष्पक्ष रूप से देखेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, कार्यस्थल विविधता। देखिए, डाइवर्सिटी या विविधता ये आजकल कोई मामूली बज़वर्ड नहीं रह गया है जिसे बस यूं ही इस्तेमाल कर लिया जाए, बल्कि ये एक बेहद ज़रूरी संगठनात्मक ढांचा है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा समावेशी माहौल बनाना जहां अलग-अलग यौन अभिविन्यास, धर्म, उम्र, राष्ट्रीयता और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ काम कर सकें। जब अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग एक जगह आते हैं तो वे अपने साथ अपनी खासियत भी लाते हैं जो किसी भी संगठन को सीधे सफलता की ओर ले जाती है। मतलब ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक तरह से समाज को साथ लेकर चलने की एक शानदार पहल है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, विविधता के लाभ। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे डाइवर्सिटी सीधे तौर पर किसी कंपनी की ग्रोथ को बूस्ट करती है। विचार करने वाली बात यह है कि जब कोई संगठन खुले विचारों वाला होता है तो वो सबसे बेहतरीन और प्रोग्रेसिव टैलेंट को अपनी ओर खींचता है। अलग-अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग अपने साथ एकदम यूनिक नजरिया लाते हैं। इससे होता क्या है, काम की प्लानिंग और क्रिएटिविटी दोनों में एक नयापन आता है। एक ही तरह की सोच के बजाय अलग-अलग विचारों को जगह मिलती है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और फैसले लेने की क्षमता में कमाल का सुधार होता है। नतीजा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। लेकिन बात सिर्फ कंपनी के फायदे की नहीं है। इस माहौल में कर्मचारियों को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा फायदा होता है। एक ऐसा वर्कप्लेस जहां विविधता हो, वहां लोग एक दूसरे के मतभेदों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो जाहिर है आपसी टकराव या कहें कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी कम हो जाता है। सहकर्मी एक दूसरे से बटने के बजाय एक कॉमन गोल के लिए एकजुट हो जाते हैं। इससे न सिर्फ टीम की बॉन्डिंग मजबूत होती है, बल्कि हर एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, इस जगह मेरी भी अहमियत है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, विविधता की चुनौतियां। अब फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन सच ये भी है कि इस तरह का ढांचा तैयार करने में कुछ गंभीर चुनौतियां भी आती हैं। इंसान की फितरत होती है बदलाव से थोड़ा घबराना। किसी भी संगठन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कर्मचारियों के मन में बैठे उन पुराने पूर्वाग्रहों को खत्म करना, अलग-अलग सांस्कृतिक मूल्यों को एक साथ लाना, वो भी बिना काम के प्रति कमिटमेंट को खोए। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही पुख्ता रणनीतियों और अच्छे खासे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। गहरी सांस्कृतिक जड़ों, निजी पूर्वाग्रहों और जो नई चीजों को अपनाने में एक मानसिक रुकावट होती है ना, उसे तोड़ना वास्तव में एक बहुत ही जटिल चुनौती है। तो यहाँ से एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, आखिर एक डाइवर्स वर्कप्लेस में जेंडर को लेकर कौन सी खास तरह की गतिशीलता या डायनामिक्स उभर कर सामने आते हैं। चलिए, इस सवाल के जरिए हम अपनी चर्चा के दायरे को पूरे वर्कप्लेस कल्चर से थोड़ा सा हटाकर सीधे जेंडर के उन बारीक और आपसी रिश्तों की ओर ले चलते हैं। और इसके लिए हमें समझना होगा भाग 4, सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बायोलॉजिकल सच्चाई को समाज की उम्मीदों से बिल्कुल अलग करके दिखाती है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। सेक्स पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक कैटेगरी है, यानी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष या महिला होना। लेकिन जेंडर पूरी तरह से एक सांस्कृतिक सोच है। ये उन बर्तावों, रवैयों और पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक ढांचा है जो हमारा समाज किसी पुरुष या महिला से उम्मीद करता है। ये बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना हमारी आगे की चर्चा के लिए बिल्कुल बेस का काम करेगा। और जब हम रिसर्च की तरफ देखते हैं तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। मनोवैज्ञानिक जेनेट हाइड के 2005 के रिसर्च ने ऐसे कई मिथकों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी।
अक्सर सुनने में आता है कि लड़कियां तो बचपन से ही डरपोक होती हैं या लड़के तो जन्म से ही गुस्से वाले होते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ना लड़कियां बायोलॉजिकली ज्यादा भावुक होती हैं, ना लड़के बायोलॉजिकली गणित में ज्यादा होशियार होते हैं, और ना ही लड़कियां नेचुरली ज्यादा बातूनी होती हैं। ये जो भी अंतर दिखते हैं ना, ये बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये इस बात का नतीजा है कि समाज ने उन्हें कैसे बड़ा किया है और उन्होंने जीवन में क्या अनुभव किए हैं। आइए इसी से जुड़े भाग 5 पर चलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जब समाज की यही उम्मीदें हमारे वर्कप्लेस में दाखिल हो जाती हैं, तो ये एक बहुत ही नुकसानदायक रूप ले लेती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का सीधा सा मतलब है लोगों के जेंडर को देखकर उनकी खूबियों और व्यवहार के बारे में पहले से ही अपनी एक पक्की राय बना लेना। और जब क्षमताओं का बंटवारा सिर्फ इस आधार पर होने लगे कि कोई पुरुष है या महिला, तो इसका सीधा नतीजा क्या होता है? भेदभाव। जी हाँ, बचपन से जो रूढ़िवादी सोच दिमाग में बैठाई जाती है, वही आगे चलकर दफ्तरों में कर्मचारियों के बीच भेदभाव और पक्षपात का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे संवेदनशील और गंभीर विषय पर, भाग 6, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। जेंडर को लेकर होने वाला भेदभाव जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उसका एक बहुत ही खतरनाक और सीधा परिणाम होता है, यौन उत्पीड़न। इसे निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी तरह का अनचाहा शारीरिक स्पर्श, यौन टिप्पणियां, भद्दे जोक्स या फिर मानसिक रूप से परेशान करना शामिल है। और ध्यान रहे, इसका शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति। किसी से फेवर मांगना, डराना धमकाना या फिर प्रमोशन जैसी चीजों का लालच देकर दबाव बनाना, यह सब इसी दायरे में आता है, जो किसी भी कर्मचारी के लिए बेहद विनाशकारी हो सकता है। इस मामले की गंभीरता को सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। ये सीधे तौर पर इंसान के बुनियादी अधिकारों पर एक बहुत बड़ा हमला है। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ तौर पर अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। मतलब ये सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। कानूनी सुरक्षा की बात करें तो हालांकि यहाँ हम किसी विशिष्ट वर्कप्लेस कानून का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धाराएं सुरक्षा और जवाबदेही का एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क देती हैं। जैसे कि धारा 354, जो किसी महिला की गरिमा या लज्जा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले या जोर जबरदस्ती के खिलाफ है। इसी तरह धारा 509 ऐसे किसी भी शब्द, इशारे या हरकत से सख्ती से निपटती है जिसका मकसद अपमानित करना हो। कानून की नज़र में इन हरकतों के लिए कोई भी रियायत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये व्यवहार कैसे काम करता है। 1993 में मार्था लैंगलिन ने ऐसे उत्पीड़नकर्ताओं का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक कैटेगरी बताई, द प्रीडेटरी हरासर यानी शिकारी उत्पीड़नकर्ता। ऐसे लोग दरअसल दूसरों को नीचा दिखाकर या अपमानित करके एक अजीब सा यौन रोमांच महसूस करते हैं। ये लोग अक्सर जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे वे अपने टारगेट का रिएक्शन देख सके, और अगर सामने वाला इंसान विरोध नहीं कर पाता, कमजोर पड़ जाता है, तो ये उसे पूरी तरह से अपना शिकार बना लेते हैं। ये एक बेहद सोची समझी और नुकसानदायक मानसिकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिर्फ कागजों पर डाइवर्सिटी को अपना लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि संगठन अपने अंदर गहराई तक बसे हुए इन पूर्वाग्रहों को कैसे पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को वहां वास्तव में अपनापन महसूस हो और वो कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये एक ऐसी बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है जिस पर काम करना हर प्रोग्रेसिव वर्कप्लेस के लिए नितांत आवश्यक है। समानता को सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि हकीकत बनाना होगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।